हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ओ मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मिलता न किनारा है ना कोई और सहारा है। मिलता न किनारा है अब कोई सहारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। काव्य कोचिंग शूट में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। मेरे शेर और शेरियों, मेरे कमांडो, कैसे हो आप सब? डरो मत, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, निबंध। कहते हो ना कैसे लिखे। ये टॉपिक आपके इंग्लिश में हो तब भी आप 10 नंबर पाओगे और आपके हिंदी में रहेगा तब भी आप 9 नंबर पाओगे। कक्षा 11 और 12 के बच्चे 19 नंबर पाने के लिए तैयार हो जाएं और कक्षा 9 और 10 के बच्चे 10 नंबर पाने के लिए तैयार। इफ यू वांट टू अचीव 19 मार्क इन द क्लास 11 and 12, you are ready? If you are achieve 10 mark according to your class 9th and 10th, you are ready? If you are ready, I want permission to start this video. अगर आप तैयार हो तो मैं इस वीडियो को शुरुआत करने का आपका एक छोटा सा आज्ञा चाहता हूं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं छोटा सा प्यारा सा वीडियो। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है निबंध। निबंध 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 निबंध, वही निबंध जिसके लिए बड़ा परेशान थे ना। तो निबंध की तैयारी कैसे करें? तो ऐसी करें। कैसे करें? ऐसी लिखा है निबंध की तैयारी कैसे करें। आपके सामने मनीष सर। मनीष सर कौन है? मैं। मुझे कोई नहीं जानता, मुझे आप जानते हो। आप कहते हो मनीष सर, आपसे ही मेरी पहचान है। अगर आप न कहो मनीष सर तो कोई मुझे नहीं जानेगा। मेरा अस्तित्व आपसे है। लोग मुझे आपके नाम से जानते हैं। आप कहते हो, आप बताते हो, वीडियो को शेयर करते हो, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत प्यार मिलता है। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि गारंटी मेरी, अगर टॉपिक समझ नहीं आया पैसा वापस। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक कि निबंध कैसे लिखें, निबंध की तैयारी कैसे करें। आज मैं नहीं बल्कि मनीष श्रीवास्तव बताएगा, नहीं मैं ही बताऊंगा। हंसो मत, टॉपिक क्या हो देखते हैं। कहा गया है आज का टॉपिक मैं बताऊंगा। इस टॉपिक में कुल 4 पेज है। कितने पेज है? 4, 1, 2, 3 and 4। और एक एक चार्ट मेरे हाथों के नोट से बने हैं। ये मेरा नोट से, किसी को कॉपीराइट नहीं है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। 9 साल का अनुभव मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। यदि आपने एक बार निबंध देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पेज, उसके बाद आगे बात होगी। कैसे लिखना है सर? मैं हूं ना सर, तो आओ इधर सर, देखते हैं कैसे करेंगे सर। तो ये है भैया, मैं जूम करता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। यहां लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं निबंध, अंग्रेजी में इसे एस्से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट हाउ कैन यू प्रूव दिस इज द मीन्स ऑफ एस्से। पहले आप किसी को प्रूव कैसे करोगे कि निबंध की परिभाषा क्या होती है? हम कहेंगे कम लेकिन चुने हुए शब्दों के में किसी विषय पर, कम अथवा चुने हुए शब्दों पर किसी विषय को विचार प्रकट करने पर प्रयत्न करना ये निबंध कहलाता है। अर्थात हमारे जो शब्द हो वो कम हो, लेकिन कम शब्दों में अगर हम अपने विचारों को कहीं पर व्यक्त कर रहे हैं तो उसे ही क्या कहेंगे बच्चा? निबंध। फिर से देखो, मैं समझता हूं कि अगर चीजों को धीरे धीरे देखा जाएगा तो आप अच्छी तरीके से समझोगे। कम लेकिन चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न निबंध कहलाता है।
निबंध के विषय असीमित होते हैं। असीमित का मतलब जो कि सीमा नहीं है, आप किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हो। मेरे शर्ट के ऊपर निबंध लिख दो, मेरे ऊपर निबंध लिख दो, आप कहोगे सर जी ऐसे लिखे निबंध, ऐसे नहीं। मेरा शर्ट कैसा है, मैं कैसा हूं, आप कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, सब अच्छे हैं ना। टॉपिक क्या हो, कहा गया है कि निबंध के विषय असीमित होते हैं, छोटे से लेकर बड़े किसी भी विषय पर, छोटे से लेकर बड़े किसी भी विषय पर निबंध को लिखा जा सकता है। अगर कोई कह दे कि आप अपने स्कूल के बारे में लिखो, तो वही आपके स्कूल के बारे में जो आप लिखोगे ना, उसी को तो निबंध कहते हैं बच्चा। आगे कहा गया है निबंध की शुरुआत, हाउ टू स्टार्ट एस्से, एक एस्से की स्टार्ट कैसे करते हैं, निबंध की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि निबंध की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देखिए ध्यान से लिखा है निबंध की शुरुआत, हाउ टू स्टार्ट एन एस्से। निबंध की शुरुआत हमें इस ढंग से करनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, जिज्ञासु हो जाए, ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति जिज्ञासु हो जाए। हमें निबंध की शुरुआत इस तरीके से करनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति जिज्ञासु हो जाए और पूरा पढ़ने के लिए विवश हो जाए। और पूरा पढ़ने के लिए क्या हो जाए, विवश। विवश माने होता है मजबूर, क्या भैया, मजबूर। ऐसा निबंध लिखो ना कि पूरा पढ़ने के लिए विवश हो जाए। तो कहा गया है कि निबंध की शुरुआत हमें इस ढंग से करनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला जिज्ञासु हो जाए और पूरा पढ़ने के लिए विवश हो जाए। किसी भी निबंध में विचार का होना, मौलिकता का होना तथा मनोरंजन का होना अति आवश्यक है। किसी भी बात लिखिए, कोई भी टॉपिक पर लिखिए तो इन 3 चीज जानेंगे, विचार अच्छे होने चाहिए, मौलिक तत्व होने चाहिए और निबंध में थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बोर हो जाता है, बोरिंग महसूस होता है, उबन छूटता है। और अगर आपको विचार अच्छा होगा, मौलिकता के तत्व होंगे और मनोरंजन आप करते रहेंगे तो आपका निबंध अच्छा होगा। आगे कहा गया है आप बात करेंगे निबंध के अंग, हाउ मेनी पार्ट ऑफ एस्से, कितने प्रकार, कितने अंग है निबंध के, हम बताएंगे निबंध के अंग। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं पार्ट ऑफ एस्से। यू कैन से दैट वही 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्से, आप कह सकते हो कि 3 अंग होते हैं। सबसे पहले कभी भी किसी विषय पर हिंदी में या अंग्रेजी में आपको निबंध लिखना हो तो आप इस बात का बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे क्या, कि जब कभी भी आप निबंध लिखेंगे तो आप रूपरेखा जरूर बनाएंगे। रूपरेखा को ही स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर यानी संरचना। सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग में प्रस्तावना और उसके बाद प्रसार। प्रसार माने होता है विस्तार। किसी भी विषय पर जब आप कोई भी बिंदु लिखेंगे तो उसमें जितनी हेडिंग लिखेंगे आप, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, जब भी निबंध लिखना बच्चा स्ट्रक्चर जरूर, अंग्रेजी में हिंदी में रूपरेखा बनाना और वहां पर पहले हेडिंग प्रस्तावना करना, फिर प्रसार। मान लो आपको लिखना है प्रदूषण के ऊपर निबंध, तो प्रदूषण में कितने प्रकार होते हैं, उस प्रकारों को आप रूपरेखा में दर्शा दीजिएगा और अंतिम हेडिंग हमारी उपसंहार होगी। और एक बात बताना चाहूंगा कि जब कभी भी प्रस्तावना लिखना, तो जितना प्रस्तावना लिखना और जितना प्रसार लिखना, दोनों को मिलाकर के आधा। मान लो इतना बड़ा निबंध लिखना है तो इतना प्रस्तावना और इतना क्या रहेगा, आपका उपसंहार, जिसको निष्कर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के आधा होना चाहिए और जितनी हमारे प्रसार है, जितनी हेडिंग है, उनको मिलाकर आधा हो जाएंगे। यानी ये हमारा 25% होगा, ये हमारा 25% होगा और ये हमारा जो होगा वो 50% होगा। जब इसको इक्वल करेंगे तो हो जाएगा बच्चा कितना, 100%। तो इस तरीके से हमको लिखना है, पहले रूपरेखा, फिर प्रस्तावना, फिर प्रसार, जिसको हम विस्तार कहते हैं और उसको हम निष्कर्ष कहते हैं, संहार कहते हैं। अब इसी चीज को यहाँ पर अंग्रेजी में डिफाइन किया हूं। आप इंग्लिश के लिख रहे हैं, इंग्लिश निबंध तो कैसे लिखोगे उसके बारे में लिखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का डालना, फिर डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, विस्तार, और आगे कंक्लूजन। इसी जो उपसंहार लिखा है ना, इसी को अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं, इसकी हिंदी होती है निष्कर्ष। क्या होती है बच्चा, निष्कर्ष। तो आप अगर प्रस्तावना लिखेंगे तो अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रसार लिखेंगे तो उसको आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, आगे अगर आप कंक्लूजन लिखेंगे तो उसकी हिंदी निष्कर्ष होगी। तो आशा करता हूं कि आपको शुरुआत में सुना होगा कैसे लिखना है। आप देखो लिख करके मैं चीजों को दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले जानो कि आपके निबंध के प्रकार कितने होते हैं, कैसे आप जानोगे, क्योंकि अंग जानिए प्रकार नहीं जानोगे दिक्कत होगी। क्योंकि भैया क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ एस्से, यू कैन से दैट बाय 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट इंट्रोडक्शन, सेकंड ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड ऑफ ऑल कंक्लूजन। हिंदी में प्रस्तावना, प्रसार एंड उपसंहार। ऐसे ही पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ एस्से, यू कैन गिव द आंसर बाय 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एस्से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट वर्णनात्मक,
सेकंड आपा आख्यात्मक और थर्ड आपा विचारात्मक। अगर कोई पूछे प्रकार कितने होते हैं तो प्रकार भी 3 होते हैं, और कोई पूछे भाग कितने होते हैं तो भाग भी 3 होते हैं। अगर किसी चीज को सामने देख रहे हो आप और सामने देख करके उसका वर्णन कर रहे हो तो आपका वर्णनात्मक निबंध कहलाएगा। कौन सी निबंध कहलाएगा? वर्णन। जैसे आपकी साइकिल खड़ी है या आपका घर है या आपका स्कूल है, उसको देख करके आप निबंध लिख रहे हो तो वह आपका कौन सा निबंध होगा भैया? वर्णनात्मक निबंध होगा। और आख्यानात्मक निबंध किसे कहते हैं मनीष सर ये बताओ? आख्यानात्मक निबंध उसे कहते हैं भैया कि जैसे कोई चीज को आंखों से आपने देखा है, मैं आपको ले गया केदारनाथ, साथ में घूमने गए आप और हम, चलोगे क्या? चलना हो तैयार रहना, बताऊंगा समय, कमेंट करना। तो कहा गया है कि केदारनाथ गए, अब मैं वहां से आपको लेके आया, लौट के आया, अब यहाँ पहुंच के बैठे, पानी उनी पी, पूछे यार वहां कैसे क्या था, वहां वो चीज थी, ठीक है, तो उसके बारे में आपने वहां देख करके आ करके हमें बताया और हम दोनों वहां गए थे, तो उन चीजों को देखा था, उन चीजों को देखने के बाद अगर हम कोई चीज का वर्णन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चा? आख्यानात्मक निबंध। अब आती है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक में होता है विचार। अगर गांधी जी को आपने देखा नहीं है, फोटो में देखा है, जवाहरलाल नेहरू ने देखा, झांसी की रानी ने देखा, वीर शिवाजी को नहीं देखा, और अगर उनके बारे में आपने पढ़ा है, फोटो को देखा है, तो आप उनके पढ़ी गई चीजों और फोटो को देख करके जो विचार करके लिखेंगे उसे हम कहेंगे विचारात्मक निबंध। तो ये 3 प्रकार के हमारे निबंध थे और 3 भाग के निबंध के। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब आते हैं आगे के पेज में। आगे के पेज में क्या बातें हुई देखिए। उसके पहले लिखा है सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा नहीं बल्कि आपका चैनल है। सपोर्ट दिस चैनल। चैनल का नाम है सब्सक्राइब मनीष के वीडियो। इस चैनल को आप सपोर्ट करिए क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ होने वाला है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, बता दे रहा हूं, क्योंकि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत उत्तम साबित होगा क्योंकि आपके आशीर्वाद से 418 सब्सक्राइबर चैनल पर हो चुके हैं। ऐसे ही अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आगे देखिए बच्चों का आगे है कि अति महत्वपूर्ण निबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से है वर्तमान समय में नारी शिक्षा। यानी आज के समय में हमारी जो नारियां हैं, नारियों को बताओ, हमारी माताएं और बहनें, उनके बारे में बताया गया है कि वर्तमान समय में हमारी जो नारियां हैं उनकी नारियों की शिक्षा के बारे में बात होगी कि वास्तव में उनको शिक्षा देने से क्या फायदा है, या दे रहे हैं तो क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आज का टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मेरा अनुभव है, देख लीजिएगा। देखा, नारी शिक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय है। यानी नारियों को शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अब सबसे बड़ी बात, हमने हेडिंग डाल दी प्रस्तावना, ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रसार। प्रसार में क्या है बच्चा? नारी शिक्षा का महत्व। अब नारी शिक्षा को लेकर के कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर यहाँ पर नीचे बात की गई। जैसे नारी का सशक्तिकरण हो गया, सामाजिक विकास हो गया, या बच्चों का विकास हो गया। तो किस तरीके से नारी शिक्षा का महत्व है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। कहा गया बच्चा कि नारी शिक्षा का महत्व में पहली हेडिंग आती है सशक्तिकरण। क्या भैया? सशक्तिकरण। यानी सशक्तिकरण का मतलब शक्ति से परिपूर्ण। यही माता दुर्गा, चंडी, झांसी की रानी किसका अवतार है? नारियों का ही। अगर नारी शिक्षित रहेगी तो आने वाली समस्याओं का समाधान वो खुद निकालेगी। मैं आपको एक घटना के माध्यम से समझाना चाहूंगा सशक्तिकरण क्या होता है। एक छोटे से बच्चे को लेकर एक माँ खेत में काम करने गई। वो काम में इतना गुम हो गई कि छोटे बच्चे को ध्यान नहीं दी। अब वो छोटा बच्चा गया, एक गाड़ी थी जिसको कहते हैं छोटी हाथी, 4 चक्के होते हैं, उसके नीचे घुस गया और अचानक से गाड़ी थोड़ा सा ऐसे डिसबैलेंस हो गई। अब बच्चा उसके नीचे दब गया, उसका पैर जैसे दबा, वो चिल्लाने लगा। आप जानते हैं किसकी याद आती है? मम्मी हो, ऐसा कहते। और जैसे मम्मी ने सुना बच्चे की कराहट, माँ दौड़ के आई और उसने इतनी आसानी, इतना कष्ट उठा करके उस गाड़ी को ऐसे उठाया कि उसको अपनी शक्ति का पता नहीं था। उस गाड़ी को उठाकर किनारे कर दिया और अपने बच्चे को उठा लिया। संकट में हमारी शक्ति कितने अंदर होती है उसके पता संकट मतलब है, और संकट में रहने पर हमारी शक्ति का अंदाजा हमको लग जाता है। वैसे ही नारियों की सशक्तिकरण की अगर मैं आपसे बात करूं तो लिखा है शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? आत्मनिर्भर हो जाएंगी। वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। वो क्या कर सकती हैं? वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। और समाज में अपनी क्या बना सकती हैं? पहचान बना सकती हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा जूम करने भी फट जा रहा है क्योंकि मेरा क्या है, ये मेरा नोट्स है ना भैया। अगर ऐसे करूंगा तो आपको दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है, लेकिन जूम करूंगा तो फट जाएगा। थोड़ा सा आप इसको रफ में नोट करते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। तो लिखा है शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। महिलाएं अपने निर्णय क्या करती है, स्वयं ले सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। अब सेकंड हेडिंग है सामाजिक विकास, यानी समाज में किस तरीके से नारियों विकास कर सकती हैं। तो लिखा है शिक्षित महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। कौन सा बदलाव बच्चा, सकारात्मक, और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। ये आर्थिक स्थिति क्या होती है, इकोनॉमिक्स। मैं आपको इसके बारे में डिफाइन करता हूं कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमने देखा जहां पर हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, बहुत सारी बहनें हैं, मैम कहते हैं उनको, तो उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी तथा अपने खुद की जिम्मेदारी को निभाते समय ये नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, वो खुद के लिए और अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करेंगे और शिक्षित कर करके खुद ही अपने ऊपर डिपेंड होने का प्रयास करेंगे। ऐसी बहनों को, ऐसी मैमों को मेरा दिल से धन्यवाद। बहनों, आप सब ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और खुद के पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो। आगे देखिए बच्चा कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए लिखा गया है पहली हेडिंग तो हमारी हो गई सशक्तिकरण, दूसरी हो गई सामाजिक विकास। अब आगे आती है नारी शिक्षा के महत्व में तीसरी हेडिंग बच्चों का विकास। यानी अगर कोई माँ, कोई लड़की की शादी हुई, वो माँ बन गई और उसको शिक्षा नहीं दी गई है तो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएगी, और अगर वो शिक्षित रहेगी तो बच्चों को भी शिक्षित करेगी। लिखा है शिक्षित माताएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती है। क्या दे सकती है बच्चा, बेहतर शिक्षा दे सकती है और उनकी सर्वांगीण में सभी प्रकार से सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकती है। और आगे बात आती है, हेडिंग नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा है नारी का महत्व, जीवन में नारी का महत्व, यानी जीवन में नारी के शिक्षा का क्या महत्व, उसके बारे में बात की गई है। ये हेडिंग साफ तौर पर आपको नहीं दिख रही होगी, थोड़ा ध्यान देखते हैं। लिखा है नारी शिक्षा लैंगिक समानता, यहाँ पर हेडिंग हमारी है बच्चा लैंगिक समानता। क्या है, लैंगिक समानता। तो ये हमारी हेडिंग है, ये लैंगिक समानता क्या होती है, स्त्री पुरुष की जो लैंगिक भावना होती है उसमें समानता का व्यवहार क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया गया है कि नारी शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाती है। यानी कोई भी महिलाएं किसी से कम नहीं है, आज पुरुषों से आगे महिलाएं हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक डिपार्टमेंट में हमारी औरतें, हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि टॉपर की लिस्ट में लड़कियां ज्यादा आगे आती हैं और लड़के हमारे पीछे रहते हैं। कारण इतना सा, बहनों बुरा ना मानना, हमारे जो भाई होते हैं ना, उनके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारियां होती हैं। आपकी शादियों की जिम्मेदारियां भी भाई के ऊपर आ जाती है। आपकी शादी के लिए आपके पापा जब कह देते भैया जा बाहर कमा, बेटी की शादी करेगा है, तो भाई कभी नहीं सोचता कि मुझे आगे पढ़ना है, क्या करना है, वो तुरंत बैग उठाता है और रोते हुए पहुंच जाता है विदेश, कहीं बाहर चला जाता है कमाने, क्योंकि अच्छे तरीके से आपको ससुराल मिल सके। तो हमेशा बहनों अपने भाइयों को प्यार करना और इतना प्यार करना तो उनकी आंखों में आंसू आए, कभी ना आए, क्योंकि लड़का कभी रोता नहीं, और लड़का जब रोता है ना तो उसको बहुत तकलीफ होती, तभी रोता है। आगे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में बच्चा कहा गया, क्या कहा गया, ध्यान देखिए, लिखा है बच्चा यहाँ पर कि लैंगिक समानता को क्या देती है, बढ़ावा। अब आती है वर्तमान स्थिति, वर्तमान समय में हमारी नारियों की क्या स्थिति है, इसके बारे में कहा गया, ध्यान देखिएगा। वर्तमान समय हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ बातें कही गई है कि वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति में भारत में नारी शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दूर दराज के इलाकों में लड़कियों की शिक्षा दर कम है। सामाजिक और आर्थिक कारणों से कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। इसका मतलब समझते हो, आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, छत्तीसगढ़ नहीं जाकर यहीं अपने उत्तर प्रदेश चंदौली मिर्जापुर साइड में पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है। तो हमारी बहनें क्या करती हैं, दूर स्कूल जाने की वजह से उनके माता पिता उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन अब भारत इतना विकासशील हो गया है कि हर घर घर शिक्षा की दिव्य ज्योति जलती रही है। वो क्यों? क्योंकि हमारा भारत जाग चुका है। आगे देखिए बच्चा कहा गया है, अब ये दूसरा पेज आपका समाप्त हो गया और इसमें वही निवेदन है। इस निवेदन को थोड़ा सा आप देखेंगे कि सब्सक्राइब माय चैनल मनीष की वीडियो, ताकि मैं जीवन में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकूं और आपके लिए बेहतर अच्छी वीडियो ला सकूं। अब इतने हेडिंग के बाद आगे हमारी हेडिंग है निष्कर्ष।
अंतिम हेडिंग है। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो अंतिम हेडिंग आपके सामने निष्कर्ष लिखेंगे, जिसको अंग्रेजी में मैंने बताया था, इसे कहते हैं कंक्लूजन, या इसे आप उपसंहार कह सकते हो। लिखा है नारी शिक्षा एक निवेश है जो समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचाता है। नारी शिक्षा क्या करती है? एक निवेश की तरह काम करती है, जो हमारे समाज को और हमारे राष्ट्र को क्या करती है? आगे पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले। शिक्षित महिलाएं एक सशक्त और विकसित समाज का निर्माण कर सकती हैं। तो ये था बच्चा आपका हिंदी में। क्या था? हिंदी में कैसे आप आर्टिकल को लिखेंगे, ऐसे को लिखेंगे। अब मनीष श्रीवास्तव आपसे बात करना चाहता है कि हाउ टू राइट इन इंग्लिश कोटेशन आर्टिकल एंड अचीव 10 मार्क। अंग्रेजी में आप कैसे आर्टिकल को लिखोगे और 10 नंबर कैसे पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने में आया हूं। अभी तक तो इंग्लिश की बात हुई, यानी यू कैन अचीव 10 मार्क, 10 नंबर पा चुके हो। अब आपकी बात आती है 10 नंबर की, इसके बारे में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्ट 10 मार्क, 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल किस विषय पर है? लिखा है हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ। कि हाउ मींस कैसे, टू मींस को प्रीपोजिशन है, लिव माने जीवन जीना, ए मींस एक, लॉन्ग मींस लंबा होता है, हेल्थ माने होता है स्वस्थ, जीवन लाइफ में जीवन। एक शरीर आपका जो है वो स्वस्थ रहे और अधिक समय तक आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए, वो कब हो पाएगा, इसके बारे में अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा। जैसा कि आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। आपका ध्यान किधर है? आपका टीचर इधर है। लिखा है हीरो नहीं कहेंगे, अभी मैं जीरो हूं, क्योंकि आपके साथ ही मैं हीरो बनूंगा। कहा गया बच्चा कि इट इज कॉमन सेंटेंस। कॉमन मैंने होता है सामान्य, साधारण। यह एक साधारण सा वाक्य है दैट की हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ मींस क्या होता है? धन। और हेल्थ मींस क्या होता है? स्वास्थ्य। इज मींस है, दैट मींस की, या कह सकते हैं दिस इज मींस ऑफ कंजंक्शन। इट इज कॉमन सेंटेंस। यह एक सामान्य बात है, यह एक सामान्य सा वाक्य है कि जो आपका स्वास्थ्य होता है, यही स्वास्थ्य आपका धन होता है। और हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, इसका मीन्स, इसका मतलब दैट की हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य जो है वो मोर माने अत्यधिक, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण है, आपका स्वास्थ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है देन वेल्थ, धन की अपेक्षा। भैया स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कुछ बिगड़ा, धन गया तो कुछ नहीं गया। धन गया तो आ जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ा तो कुछ बिगड़ा, और कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। इसलिए अपने कैरेक्टर को और अपने स्वास्थ्य को बचा के रखिए आप। आगे आइए टॉपिक पे जाऊंगा। आपको कहा गया बच्चा कि फिर से देखो, इट इज कॉमन सेंटेंस, यह एक साधारण सी बात है। इट इज कॉमन सेंटेंस, यह साधारण सी बात है, यह साधारण सा वाक्य है दैट की हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, मींस इसका मतलब दैट की हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, जो स्वास्थ्य वो अत्यधिक जरूरी है देन वेल्थ, धन की अपेक्षा। ए हेल्थी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन, माइंड स्वस्थ मस्तिष्क, डिवेल माने होता है निवास करना, यानी स्वस्थ मस्तिष्क में ही निवास करता है क्या? इन हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो हमारा स्वस्थ मन भी बॉडी में डिवेल करेगा, यानी निवास करेगा। अगर आपकी बॉडी सही रहेगी, बॉडी स्वस्थ रहेगी, तो आपके शरीर में आपका स्वस्थ मन भी रहेगा। अगर मन कितना अच्छा है, बॉडी ठीक नहीं है तब भी ठीक नहीं है, और अगर बॉडी कितनी अच्छी है, मन नहीं ठीक है तब भी ठीक नहीं है। तो बॉडी अगर आपकी स्वस्थ रहेगी बच्चा, तो आपके स्वस्थ बॉडी में ही स्वस्थ मन निवास करेगा। आगे लिखा है ए हेल्थी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल यानी जीवन जीने का तरीका, इज अ विटल, विटल माने होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है बच्चा? महत्वपूर्ण। एक स्वस्थ जीवन जीने का जो तरीका है वो महत्वपूर्ण पार्ट माने भाग है आप आवर लिव्स, हमारे जीवन का। देयर आर सम थिंग्स, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, थोड़ा जूम आउट करूंगा क्योंकि दिक्कत हो रही है, मैं समझ सकता हूं कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम समझ सकते हैं। देखिएगा जूम कर देंगे, जूम आउट करेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। लिखा बच्चा, थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि मैं इसको दोबारा नहीं लिख पाया, पेपर नजदीक है, और अगर दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत तगड़ा बनाऊंगा, लेकिन एक बार ध्यान समझ लीजिए चीजों को, क्योंकि पेपर नजदीक है, लिख के आना, छोड़ के नहीं आना है, समझे। आगे बच्चा देखिए क्या आगे है कि ए हेल्थी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन, लाइफ स्टाइल स्वस्थ जीवन जीने का तरीका, इज ए विटल बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है आप आवर लाइफ हमारे जीवन का। देयर आर सम थिंग्स, यहाँ पर कुछ चीजें हैं दैट वी मस्ट, जिसे हम डू, मस्ट माने अवश्य जरूर, जिसे हमें जरूर ही करना चाहिए।
टू लीव, जीवन जीने के लिए, टू हेल्थी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं कि ताकि उन बातों को फॉलो करके हम एक स्वस्थ जीवन को जी सकें। वह कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको जान करके समझ करके हम स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं? तो कहा गया है द फर्स्ट थिंग, पहली चीज इज दैट, क्या है कि वी हैव टू ईट, हमें खाना चाहिए 3 टाइम, 3 मील्स, 3 मील्स माने भोजन होता है, मील्स माने रात का भोजन। तो हमें पहली बार 3 बार खाना चाहिए। कितनी बार खाना चाहिए? 3 बार खाना खाना चाहिए। आप कहोगे 3 बार सब्जी बहुत खाइए पेटवा फूल जाए ना, 3 बार खाना खाए भैया, ऐसे ऐसे नहीं करेगा, एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है भैया। तो कहा गया है कि आपको सबसे पहली बात है कि द फर्स्ट थिंग्स, पहली चीज इज दैट, क्या है कि वी हैव टू ईट, हमें खाना है 3 मील्स, 3 बार खाना ए डे, एक दिन में। एक दिन में कितनी बार खाना खाओगे? 3 बार। लेकिन दीज मील्स, ये जो भोजन होने चाहिए, शुड हैव द राइट अमाउंट। राइट अमाउंट का मतलब क्या होता है? ठीक मात्रा में होना चाहिए। आप खाना खाने से पहले सलाद खाया करिए, और अगर सलाद खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाना कम खाएंगे। और खूब खाना खा लेंगे, सलाद नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब आप इतने मोटे हो जाएंगे। तो आप खाना खाने से पहले सलाद खाइए ताकि आपका पेट सलाद से भर जाए, और सलाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम अच्छा कर देगा, और आपके अंदर जो फैट बसा है वो कम हो जाएगी। तो जितना फैट कम होगा उतना आप स्वस्थ रहेंगे। आगे बच्चा कहा गया है कि राइट अमाउंट, 3 बार खाना खाया, लेकिन कैसे खाया खाना? एकदम राइट अमाउंट में खाया भैया, ज्यादा दिन खाया। आगे क्या? दीज मील्स, ये जो खाना होना चाहिए, शुड हैव द राइट अमाउंट, ठीक मात्रा में होना चाहिए, विच आर, कार्बोनेट, जिसमें कार्बोनेट होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स वसा होनी चाहिए, और मिनरल्स होने चाहिए, एंड और विटामिन भी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? विटामिन। अब विटामिन, फैट के बारे में बात आई, कार्बोनेट के बारे में बात आई, विटामिन के बारे में बात आई। थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्वज रहते थे 120 साल 170 साल काहे जीते थे? बताओ, आप बताओ, नहीं जानते, बताओ। कारण इतना सा था कि दूध, दही, माठा, घी, पनीर वो कभी छोड़ते नहीं थे। वो आपके सामने अगर मम्मी दे दे बिट्टी एक गिलास दूध पी जाए तो कहो हम ना पिए मम्मी। तो जो चीजें प्रोटीन युक्त होती है उसको आप खावे नहीं करते हो, तो कैसे स्वस्थ रहोगे भाई? हमारे पापा दादा वगैरह जब सुबह उठते हैं तो गैया का जो, गाय का जो होता है गोबर, उसको उठाते हैं, और उठाने के बाद क्या करते हैं? सर पे रख करके ऐसे एक मतलब कि माध्यम होता है, जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक बास्केट टोकरी में रखे खेत में फेंकते थे। और जब खेत में फेंकते थे, खेत जोतता था तो उसमें क्या है? गोबर भी मिक्स हो जाता था, और उससे हमारा जो खेत का फसल, गेहूं चाहे आपका चावल या धान तैयार होता था, उसको हम खाते थे, और हम खाते थे, हम स्वस्थ रहते थे। और जो उससे पैरा या पुआल होता था उसको हमारी गैया खाती थी या भैंस खाती थी, तो उसका शुद्ध जो होता था दूध, वो एकदम शुद्ध होता था। पर आज हम गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करते, यूरिया डाई पोटाश डालते हैं, तो उससे जो उत्पन्न फसल है वो हम खाते हैं, तो 70 साल जीते हैं। पहले लोग कितना साल जीते थे? 120 साल। अब हम कितना जीते हैं? 70 साल। और उससे जो आपकी पैरा या पुआल या भूसा तैयार होता है उसको हमारी गाय भैंसें खाती हैं, तो वो दूध देंगी, तो दूध में शुद्धता रहेगी? नहीं रहेगी। तो बहुत सारी चीजें चेंजिंग हो रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजिंग लाओ, क्योंकि स्वस्थ आपको रहना है, आपको अपना ख्याल रखना है, ध्यान देना है। मंचूरियन, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा, पानी पूरी, ये सब चीजों को थोड़ा इग्नोर करिए। पैसे भी बचेंगे और आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे। अब गुस्सा हो गए होगे, सर जी सब खाने मना कर देना, तो खाओ, मुंह पानी आ गया होगा, टॉपिक भी आओ। कहा गया है कि ये सारी चीजों में क्या होना चाहिए भैया? प्रोटीन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके खाने में होना चाहिए, जो 3 बार आप खाना खाओगे। और आगे लिखा है द नेक्स्ट थिंग, दूसरी बात क्या है? इज द एक्सरसाइज, आपको व्यायाम करना है डेली, रोज व्यायाम करना है। टू द मेंटेन माने होता है बराबर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, द हेल्थी लाइफ, स्वस्थ जीवन को। दिस कैन बी द जॉगिंग, जॉगिंग करिए। जॉगिंग समझते हो? जो धीरे धीरे ऐसे चलते हैं बूढ़ा बूढ़ी, या कह सकते हैं जो ज्यादा एज के होते हैं उससे कहते हैं जॉगिंग। क्या कहते हैं? जॉगिंग। जॉगिंग करो। रनिंग, रनिंग का मतलब वही जॉगिंग ही होता है, पर कदमों को तेज बढ़ाना क्या कहलाता है? रनिंग। और कदमों को वही पटकना क्या कहलाता है? जॉगिंग। क्या कहलाता है? जॉगिंग। तो आप जॉगिंग करो और रनिंग करो, डांसिंग करो, आप नाचो नाचो आप। तो कहा गया डांसिंग करो आप। बाद में मोड़ नहीं, अभी नहीं नाच देते क्योंकि क्लास चल रही ना। तो कहा गया डांसिंग, नाचिए आप, प्लेइंग, खेलिए, क्रिकेट खेलिए, या आप देखते होंगे बचपन हमारी बहनें खेलती थी गंगा,
ऐसे चिप्पी फेंकती कहते ऐसे तू मर गयो। तो ये बचपन कितना अच्छा था बच्चों। लिखा है प्लेइंग स्पोर्ट करिए, एडीसी, ये सारी चीजें करिए फॉर हेल्थी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन के लिए। वी शुड आल्सो गेट, हम पा सकते हैं या हम कर सकते हैं, हम पा सकते हैं या हम कर सकते हैं क्या, राइट अमाउंट, ठीक मात्रा में आप स्लीप, हमको सोना भी चाहिए, हमको ठीक मात्रा में सोना भी चाहिए एट नाइट, रात में। और रात में आप क्या करोगे, रील घसकाते रह जाते हो, घसकाते रह जाते हो, घसकाते रह, कुछ होता है क्या, नहीं होता। तो तब बॉडी को ठीक मात्रा में सोने का समय दोगे तभी तो वर्क करेगा। मोबाइल 100% चार्ज रहेगी तभी तो आपकी मोबाइल चलेगी अच्छे से। और अगर बॉडी में अच्छे तरीके से आराम उसको मिलेगा तभी तो वो कुछ पढ़ेगा लिखेगा। तो आपने बॉडी को आराम भी दीजिए ना बच्चा। आगे कहा गया है कि नाइट में आप अच्छी तरीके से सिर्फ सोइए फॉर हेल्थी लाइफ, स्वस्थ जीवन के लिए। बी शुड अवॉइड, अवॉइड माने होता है नजरअंदाज करना। क्या करना बच्चा, नजरअंदाज करना, हमें नजरअंदाज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग माने धूमपान, अगर आप धूमपान कर रहे हो तो आप उसको नजरअंदाज कर दो, क्योंकि देखते हो कि तंबाकू पे लिखा रहता है कैंसर, ऐसे छपा भी रहता है, लेकिन उस तंबाकू को लोग खाते हैं। गाड़ी जाओगे पेट्रोल भरवाने पेट्रोल टंकी पे, अगर वो मिलावटी तेल देती है उसको गाली दोगे, मिलावटी रिमिक्स, नई की पुरानी दोनों मिला के। लेकिन आप जानते हो कि मेरी गाड़ी की कीमत 1,20,000 या 1.5 लाख की गाड़ी है, उसमें पेट्रोल खराब जाए गाड़ी खराब हो जाएगी। पर ये जो आपकी गाड़ी है, ये जो आपकी बॉडी है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल। इसके अंदर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, धूमपान रखते हो, करते हो, ये जानते हुए भी कि आपको कैंसर का शिकार होना पड़ेगा, तो आप तो गलत हो बच्चा, इसको तो सही करो बच्चा। और अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो समझाओ दादा को, दादी को, मम्मी को, पापा को कि तंबाकू नहीं करना है, धूमपान नहीं करना है, मैं आपको दूर नहीं जाने देना चाहता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसे उनको बताओ। आगे देखिए बच्चा, हेल्थी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन होता है, हेल्थ में सहायता करता है। देखो यस लगा है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, यानी एक स्वस्थ जीवन आपकी सहायता करता है, आसमाने हमारी सहायता करता है जीने में, लॉन्गर व्यवस्था लंबे समय के लिए, हैप्पियर माने खुशी, लाइफ में जीवन, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ये जो हमारा स्वास्थ्य होता है ये हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये था बच्चा आपका टॉपिक। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा है सब्सक्राइब मनीष की वीडियो, क्या लिखा है, सब्सक्राइब मनीष के वीडियो, और ये लिखा है मनीष श्रीवास्तव का नाम, यानी मेरा नाम है। और ये है आपकी काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपकी जो क्लासेस है वो 9, 10, 11 और 12 इतनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी इसको यूपी कहते हैं। और प्रतापगढ़ हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है प्रतापगढ़, और स्थान हमारा जो है वो रामापुर है। और रामापुर में मेरे भाई और बहनों एक स्थान है जिसका नाम है गुड़िया का तालाब, गुड़िया का तालाब। आप इस स्थान पर आ सकते हैं, बैचेज आपकी स्टार्ट है। उसी क्लासरूम में खड़ा होकर के वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कुर्सी लगी हुई है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सबसे कम फीस में आपको बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं मैं। हमारे 9th और 10th के जितने भाई बहन है उनकी फीस मात्र 400 रुपए है, और हमारे 11 और 12 के जितने भाई बहन है उनकी फीस 600 रुपए है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये 400 रुपए में मैं 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़वा रहा हूं, और इस 600 रुपए में मैं आपके कक्षा 12 के 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़वा रहा हूं। और हमारे पास जो टीम है वो एकदम सशक्त टीम है, एक्सपर्ट टीम है। आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। यदि आप आसपास पड़ोस के हैं तो आप ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। और अगर आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।